Hello everyone, welcome to PW Only IAS and welcome to our new initiative of Mains Answer Writing Practice. आप अपने आंसर्स को पीडीएफ फॉर्मेट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन करके अपने आंसर्स सेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप सब लोगों को बताया कि अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज कर रहे हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फटाफट से उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसके साथ साथ अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से फोटोज क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना के पीडीएफ फॉर्मेट में उसको आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम उन्हें इवेल्युएट करेगी, जो भी बेस्ट आंसर कॉपी होगी उसे आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से किसी स्टूडेंट ने उस आंसर को अप्रोच किया और उसका इवेल्युएशन किस तरीके से किया गया है। और आज मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि हिंदी मीडियम में भी इस इनिशिएटिव को लाया जाए, तो मैं आपके कॉग्निजेंस में यह बात लाना चाहता हूं कि ओनली आईएएस हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे यही इनिशिएटिव हिंदी में भी चल रहा है। सो आप वहां जाके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और लेक्चर्स को अटेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस पूरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ वो कॉपी शेयर करना चाहता हूं जिसने सबसे अच्छा आंसर लिखा। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन है एनालाइज द कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन सोशल मोबिलिटी इन इंडिया। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ जीएस पेपर 1 सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सेशंस के अंदर सोसाइटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था, तो बच्चे ने आंसर लिख के भेजा है और यहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जिसका एक इवेल्युएशन दिया गया है बहुत सही तरीके से। बस एक चीज मुझे यहां पे जो मिसिंग लगी वो ये कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं इस आंसर के अंदर अगर आपने हेडिंग डाली है तो उस हेडिंग को प्लीज बॉक्स में एकदम बंद कर दीजिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि आपने अब इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है एंड यू आर स्विचिंग टू द बॉडी पार्ट रादर देन। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा लिख देता है इंट्रोडक्शन, नहीं ऐसा नहीं करना है, यहां पे लिख देगा बॉडी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बस आपने डिफरेंशिएट कर देना है किस तरीके से इस बॉक्स को बना करके, ठीक है। देन अगला एस्पेक्ट क्या है, यहां पे हम देखते हैं जैसे हर जगह पे जब भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंटर्स में अंडरलाइनिंग हो रखी है, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत नीट एंड क्लियर तरीके से लिखा गया है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लिखे हैं। अब यहीं पे बस एक छोटा सा एस्पेक्ट जो चेंज करना है वो वही है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, दैट इज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इसको भी आप क्या करेंगे, बॉक्स करेंगे ताकि आप बता दें कि आप क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे स्विच कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोग्राम इज रनिंग। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आंसर्स पोस्ट करें और उस कम्युनिटी में जो भी आंसर्स होंगे आपको खुद बहुत सारे वैल्यू एडिशन मिल जाएंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। सो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। आज का डिस्कशन है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन, और उसके साथ साथ चेंजिंग जियोफिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। देखिए ये जो पूरा का पूरा चेंजिंग जियोफिजिकल फीचर है ये वो सेगमेंट है जहां से यूपीएससी ने पिछले सालों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। इस पूरे सिलेबस के प्रोस्पेक्ट को ही डिकोड करते हुए मैं आपसे बता देता हूं कि कुछ चीजें तो मेंशन्ड हैं यहां पे, जैसे कि सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, राइट। बट चेंजिंग जियोफिजिकल फीचर का मतलब क्या है? चेंजिंग जियोफिजिकल फीचर का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पोलर रीजन के अंदर जो आइस कैप्स हैं, ये आइस कैप्स क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं। अगर ये आइस कैप्स की मेल्टिंग हो रही है तो इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेल्टिंग के कारण बहुत सारे फीचर्स चेंज होने वाले हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट हो या सोशल इंपैक्ट हो या उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हो या जियोग्राफिकल इंपैक्ट हो या क्लाइमेटिक इंपैक्ट हो। उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले सालों में अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो उसमें क्वेश्चन आया व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक ओशन। सो इसका एक मेजर एस्पेक्ट यही था कि आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है, इसलिए हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वहां पे इंक्रीज होता जा रहा है। नॉट जस्ट इंडिया, rather many countries of the world are showing their keen interest in Arctic region. So let's begin with our very first question after this introduction. The question is in relation to the meteorological condition necessary for the formation of twin cyclone.
जब भी आप साइक्लोन, वोल्केनिक एक्टिविटी, इन सबके फॉर्मेशन से रिलेटेड या इन सबके द्वारा बनाए गए, स्पेसिफिकली वोल्केनो के द्वारा बनाए गए कोई लैंडफॉर्म की बात करते हैं, तो कल की क्लास में, कल के डिस्कशन में मैंने आपके साथ एक प्रोसेस शेयर किया था। वो प्रोसेस है लाइफ साइकिल प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? लाइफ साइकिल प्रोसेस। ठीक है सर, हम अपने डायमेंशन को इस प्रोसेस के रूप में ही सोचने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये तो बॉडी पार्ट के लिए है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। जब आप ट्विन साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि एक रीसेंट फिनोमिना है, तो आप इसको करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन के साथ क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट में ला सकते हैं। सबसे पहले यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं, और उसके बाद आपको पता होगा कि थोड़े समय पहले असानी एंड करीम, दो ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डेवलपमेंट हुआ था, तो उसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन सॉर्टेड है कि हमने डेफिनेशन लिख दी ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन की, उसके बाद हमने मेंशन कर दिया जो रीसेंट ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है, और हमने उसको कॉन्टेक्स्ट में ला दिया। अब आती है बॉडी पार्ट की बारी। लाइफ साइकिल प्रोसेस के अंदर सबसे पहला इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली चीज तो हमें यह पता ही है कि जब भी कोई भी ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन का भी डेवलपमेंट होगा, तो सी सरफेस टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, एक बात। दूसरा, स्पेसिफिक ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहले तो यह भी बता देता हूं कि ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है। अगर मान लो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर एक साइक्लोन का डेवलपमेंट हुआ और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, जो रोटेशन है इसका दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, बिल्कुल सही है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे भी एक साइक्लोन का डेवलपमेंट हुआ इन एंड अराउंड इक्वेटर, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर पे तो साइक्लोन आते ही नहीं है। यहां पे जो साइक्लोन का डेवलपमेंट हुआ सदर्न हेमिस्फीयर में, इट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दो साइक्लोन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इन्हीं को हम ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं। ट्विन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों की वॉटिसिटी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। सो यहां पे आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे इन रिलेशन टू दी वॉटिसिटी। वॉटिसिटी में आप लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है सर, ये भी डन हो गया। तीसरा, यहां पे क्यों बना होगा ये साइक्लोन? क्योंकि आप सब लोगों को पता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जो MJO है, वो एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर के सेल्स हैं। अगर मान लो यहां पे लो प्रेशर का सेल डेवलप हो जाता है, तो क्या वो साइक्लोन के लिए एक अच्छी कंड्यूसिव कंडीशंस को डेवलप करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे तीसरा रोल आपको मेडन जूलियन ऑसिलेशन का भी दिखाई दे जाएगा। और फोर्थ जो रोल है यहां पे, दैट इज ऑफ इक्वेटोरियल रॉसबी वेव्स। जो फोर्थ रोल है दैट इज बिकॉज ऑफ द इक्वेटोरियल रॉसबी वेव्स। तो ये तो हमने देख लिया कि ओवरऑल लार्जली जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस लाइफ साइकिल के अंदर साइक्लोन को डेवलप करने के लिए, वी हैव मेंशन्ड द नेसेसरी फैक्टर्स हियर। अब हाउ डू दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिफर फ्रॉम अ रिक्वायर्ड सिंगल ट्रॉपिकल साइक्लोन? देखो, सिंगल साइक्लोन के अंदर आपको इक्वेटोरियल रॉसबी वेव का रोल नहीं दिखाई देगा, एक बात तो। दूसरा, आपको वहां पे मेडन जूलियन ऑसिलेशन का रोल भी नहीं दिखाई देगा। और सिंगल साइक्लोन जो है उनका डेवलपमेंट सी सरफेस टेम्परेचर के ज्यादा होने के कारण ही होता है, उनकी एक पर्टिकुलर वॉटिसिटी होती है। तो इस तरीके से यू कैन प्रोसीड विद द आंसर। सो लेट्स सी नाउ द मॉडल आंसर रिलेटेड टू इट। मॉडल आंसर से सबसे पहले ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? पेयर ऑफ साइक्लोन्स हैं दैट फॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेटर। द एंटायर जो डेफिनेशन है इट इज प्रीटी मच क्लियर। ये क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ वेव्स चल रही हैं उनके साथ इंटरेक्शन के कारण। और आप खुद सोच सकते हैं कि आपने डेफिनेशन लिखी कि ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर दी पेयर्स ऑफ साइक्लोन, ट्विन है, तो इससे एक तो पता लग गया कि दो हैं, पेयर ऑफ साइक्लोन्स हैं और साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे हैं ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेटर। दो बात। एंड इनकी वॉटिसिटी भी आप लिख सकते हैं यहां पे, बट अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी पार्ट में पॉइंट कम हो जाएगा तो मत लिखें। बट उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, इट इज नेसेसरी फॉर अस
टू मेंशन अबाउट द असानी एंड करीम इन द रीसेंट टाइम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड नाउ। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट हियर यू कैन सी meteorological conditions necessary for the formation of these tropical cyclone। जैसा कि मैंने बोला कि इक्वेटोरियल रीजन के अंदर देयर इज रॉस्बी वेव्स, राइट? दीज रॉस्बी वेव्स आर लार्ज स्केल ओशेनिक वेव्स जो कि क्या क्रिएट करती हैं? वॉटिसिटी क्रिएट करती हैं, राइट? वन थिंग। सेकेंड हियर इज द पॉजिटिव वॉटिसिटी। दोनों हेमिस्फेयर के अंदर, चाहे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें एंड सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो इनके स्पिन को मेंशन करना जरूरी है कि काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। डन। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट, वॉटिसिटी के बाद वी हैव वार्म सी सरफेस टेम्परेचर। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू पहला पॉइंट ये होना चाहिए था। फिर उसके बाद मॉडरेट विंड शेयर, ये तो एक सिंपल जो साइक्लोन होता है उसकी कंडीशन होती ही है। फिर मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये जो तीन फैक्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, पहला आपको दिखाई देगा इक्वेटोरियल रॉस्बी वेव के रूप में, दूसरा आपको दिखाई देगा मेडन जूलियन ऑसिलेशन के रूप में, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है वॉटिसिटी इन बोथ द हेमिस्फेयर्स उसके रूप में। रेस्ट ऑफ द कंडीशन बेसिकली है तो साइक्लोन ही ना, बस उस साइक्लोन का डेवलपमेंट इक्वेटर के पास हो रहा है क्योंकि किसी ना किसी तरीके से लो प्रेशर कंडीशन का डेवलपमेंट हो गया, राइट? अब कंडीशंस क्या है सिंगल वर्सेस ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन में? सबसे पहली चीज तो मुझे यह पता है सिंगल साइक्लोन जो है वो इक्वेटर के पास नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो पहला इंफ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी ऑफ इक्वेटोरियल रॉस्बी वेव्स। यही आपने जब आंसर लिखा है उसी से आपको सेकंड पार्ट भी पता लग रहा है कि इक्वेटोरियल इंफ्लुएंस में आपको दिख गया इक्वेटोरियल रॉस्बी वेव्स, राइट, which can form without the specific mechanism। Then second, symmetrical vorticity। अब देखो ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन को सिमेट्रिकल वॉटिसिटी चाहिए ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर। सिंगल साइक्लोन के लिए ऐसी कोई वॉटिसिटी की जरूरत नहीं है, वो तो लोकलाइज्ड है, एक जगह पे है। और तीसरा, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक पैटर्न में अगर आप देखें तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन का यहां पे रोल आ गया। तो 3 पॉइंट जो आपने पहले लिखे हैं उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आप इसका कंपैरिजन भी सेकंड पार्ट में कर सकते हैं। उसके बाद ट्विन साइक्लोन्स फॉर्म नियर द इक्वेटर, ये भी मैंने बता दिया, राइट, इनटू डिफरेंट हेमिस्फीयर व्हाइल सिंगल साइक्लोन कैन मूव एनीवेयर इन द ट्रॉपिक्स। उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ट्रिगर्स। द फॉर्मेशन ऑफ ट्विन साइक्लोन इज ऑफन सिंक्रोनाइज्ड बाय द स्पेसिफिक ट्रिगर्स लाइक रॉस्बी वेव्स। ये वापस रिपीट किया हुआ पॉइंट, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन अब आता है कंक्लूजन। जब भी कंक्लूजन आएगा तब आपको इसको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना है, बिकॉज व्हेन वी नो ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और साइक्लोनिक फिनोमिनन्स आर डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, and with cognizance to climate change, the frequency and intensity of these cyclones are increasing day by day. So understanding twin tropical cyclone is becoming very essential as far as climate change and global weather system is concerned. So collaborative efforts and advanced research and predictive models are necessary so that we can mitigate the impact of such disasters. सिंपल एज दैट। सो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको डिजास्टर रिलेटेड कुछ भी पूछा हो, डिजास्टर रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी है, तो आप ये बात ध्यान रख लें कि आपको एक तो इसको किसके साथ लिंक करना है, क्लाइमेट चेंज के साथ, पहला। अब मैं आपको कंक्लूजन का ये भी ब्रह्मास्त्र ही है, कंक्लूजन का ये भी एक ब्रह्मास्त्र ही है। अगर किसी भी डिजास्टर के बारे में लिखा है तो आप उसको पहले क्लाइमेट चेंज से लिंक कर दें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज क्लाइमेटिक फिनोमिना, अंडरस्टैंडिंग दिस वोल्केनिक एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज एसेंशियल with cognizance to climate change and global weather system. Hence collaborative efforts, ये वर्ड आप जरूर लिखेंगे, collaborative efforts collaborative efforts, advanced research and scientific developments are essential or necessary so that we can mitigate the impact of such disasters. Mitigate the impact, ये थर्ड चीज है जो आपको आपके कंक्लूजन में लिखनी है। खत्म हो गई कहानी, बस इतना ही कंक्लूजन होना चाहिए, दैट इज इट, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनोस यूजिंग द हवाईयन आइलैंड एज केस स्टडी और इनका सिग्निफिकेंस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक स्टडीज। देखो सबसे पहले हॉटस्पॉट वोल्केनोस का फॉर्मेशन, हॉटस्पॉट वोल्केनोस का फॉर्मेशन मैं इसको नई स्लाइड पे लिख देता हूं। हॉटस्पॉट वोल्केनोस का जो फॉर्मेशन है, दिस फॉर्मेशन is entirely linked with the mental plume। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? मेंटल प्लूम। और अगर मुझे इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कोई इंट्रोडक्शन बोलेगा तो मैं इंट्रोडक्शन के रूप में यहां पे हॉटस्पॉट की कुछ डेफिनेशन लिख दूंगा कि हॉटस्पॉट्स क्या हैं। हॉटस्पॉट्स आर नथिंग बट वेरी हॉट प्लेसेस। हॉटस्पॉट्स क्या हैं वो आप देख सकते हैं यहां पे। हॉटस्पॉट आर फॉर्म्ड हॉट अपवेलिंग मेंटल प्लूम्स, जो कि क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए इन द मिडल ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट। सो हॉटस्पॉट्स जो हैं दे आर दी हॉट रीजन्स जहां पे मेंटल प्लूम्स का डेवलपमेंट होता है। एंड ये मेंटल प्लूम्स का डेवलपमेंट जहां पे हो रहा है वहां पे आप देखेंगे ये मिड ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट है। दिस इज मिड ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट। ठीक है सर, हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। फिर उसके बाद इसी इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन यूज द एग्जांपल्स एज वेल। एग्जाम्पल में आप हवाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि इसके केस स्टडी के बारे में पूछा है। यू कैन टॉक अबाउट द आइसलैंड, यू कैन टॉक अबाउट मॉरिशियन आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स, ये सारे हॉटस्पॉट आइलैंड्स हैं, राइट। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये आपको यहां पे दिख गया। अब आता है इसका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें जानना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मेशन पूछा है। व्हाट दे हैव आस्क्ड इज द फॉर्मेशन, व्हाट दे हैव आस्क्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ द हॉटस्पॉट वोल्केनोस, फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनोस। अब फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि हमें सबसे पहले यह जानना है कि कोर मेंटल बाउंड्री के पास, कोर मेंटल बाउंड्री के पास एक प्लूम का, कोर मेंटल बाउंड्री से एक हॉट मैग्मा का अपवेलिंग होता है, हॉट मैग्मा का राइजिंग होता है, हॉट मैग्मा का राइजिंग होता है। एंड दिस राइजिंग इज इन द फॉर्म ऑफ मशरूम शेप। मशरूम शेप में पहला स्टेप, ठीक है सर, हॉट मैग्मा का राइजिंग होना मशरूम शेप में। सेकंड, इससे डेवलपमेंट होना मेंटल प्लूम का। थर्ड स्टेज क्या होगी? मेंटल प्लूम डेवलप होने के बाद क्या होगा? दिस विल थिन द प्लेट, इट विल डू द थिनिंग ऑफ द प्लेट, थिनिंग कर देगा, थिनिंग ऑफ प्लेट। एंड देन फाइनली इस मैग्मा का क्या होगा? आउटपोरिंग होगा, आउटपोरिंग ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा, आउटपोरिंग ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा। तो ये क्या है? इसका एक प्रोसेस है, राइट। इसका पूरा लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले हॉट मैग्मा का डेवलपमेंट होता है, फिर वो मशरूम शेप लेता है, कंडुइट के रूप में ऊपर आता है, प्लेट को थिन करता है, मिड ऑफ द प्लेट से आउटपोरिंग ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा फ्रॉम मिड ऑफ द प्लेट। कहां से? मिड ऑफ द प्लेट। तो इससे हमने बता दिया, जैसे ये आउटपोरिंग हो गया तो हमें समझ में आ गया ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए अब हमने एक पार्ट तो इसका पूरा डिस्कस कर लिया है, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यू कैन सी हियर मेंटल प्लूम्स का ओरिजिन होना, फिर उसके बाद लिथोस्फेयर का पेनिट्रेशन जिसको मैंने प्लेट थिनिंग के नाम से लिखा है। देन यू कैन सी हियर फिक्स्ड हॉटस्पॉट पोजीशन, यस वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है। और उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी का हो जाना, फॉर्मेशन करना शील्ड वोल्केनोस का। अब वोल्केनिक चेन का डेवलपमेंट हो सकता है, यहां पे ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यहां पे पहले एस्पेक्ट में आपसे फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनोस पूछा है, तो आप अपने एरिया को सिर्फ उसके फॉर्मेशन पे ही कन्फाइंड रखेंगे। फॉर्मेशन के अंदर आप देखेंगे कि अगर किसी प्लेट के नीचे हॉटस्पॉट का डेवलपमेंट है और अगर वो प्लेट ट्रेवल करती है तो इट कैन ऑल्सो क्रिएट वोल्केनिक चेन्स, वन।
सेकेंड, वो मिड ऑफ द प्लेट से बाहर आ रहा है, तो जब भी वो बाहर आएगा बसाल्टिक मैग्मा है, कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शील्ड वोल्केनो। सेकेंड। थर्ड, इसके प्रोसेस में क्या है, कोर मेंटल बाउंड्री से मेंटल प्लूम का डेवलपमेंट होना। 3 पॉइंट तो ये मेजरली पॉइंट्स है जिनके आधार पे इस आंसर को लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे देखता हूं, हीट एंड मैग्मा सप्लाई, ये तो होगा ही होगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है प्लेट टेक्टोनिक के लिए? देखो, जब भी ये हॉटस्पॉट्स को हम पढ़ेंगे तो हमें इससे बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है। अगर आपकी थोड़ी सी जियोमॉर्फोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में पता होगा। सो जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, दिस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज इनहेरेंटली लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स, राइट। इन्हीं हॉटस्पॉट से वो लिंक्ड होके आती है। तो मेरे को प्लेट मूवमेंट के एविडेंसेस पता लगते हैं अगर मैं किसी भी एक जगह पे हॉटस्पॉट की लोकेशन फाइंड करता हूं तो एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया। सेकंड सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो मुझे ये पता है कि ये एक प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट है, यहां से हॉटस्पॉट वोल्केनिक बाहर आ रहे हैं, तो इस हॉटस्पॉट वोल्केनोस के बाहर आने के बाद यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? यहां पे फॉर्मेशन होगा वोल्केनिक माउंट्स का। जैसे ये माउंटेन बनेगा और ये प्लेट आगे बढ़ेगी तो हमें दूसरे माउंटेन का फॉर्मेशन दिखेगा। तो जब इन दोनों माउंटेन्स की एज का मैं पता लगाऊंगा तो आई विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि सर इस प्लेट का रेट ऑफ मूवमेंट क्या था, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, कि किस रेट से ये प्लेट मूव कर रही थी। सेकेंड पार्ट इज डन। देन मेंटल प्लूम एक्टिविटी, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, सी माउंट का फॉर्मेशन, आइलैंड का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमें किससे दिखती हैं? मेंटल प्लूम और वोल्केनिक एक्टिविटी से दिखती हैं। पहली क्लास के एकदम एंड में मैंने आपको एक कंक्लूजन लिखवाया था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से रिलेटेड, उसी कंक्लूजन को डायरेक्टली यहां पे आप लिख सकते हैं। सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर डायनेमिक प्रोसेसेस एंड टॉक्स अबाउट द डायनेमिक नेचर ऑफ अर्थ एज वेल, एंड अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस is better and essential for the better land use planning as well as the better landforms understanding। बस उस तरीके से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट हम यहां पे देखते हैं। अगला एस्पेक्ट क्या है कि डिफॉरेस्टेशन इनेविटेबली लीड्स टू सॉइल इरोजन। ठीक है सर, व्हाट आर दी सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट? देखो, सबसे पहला तो सोशल इंपैक्ट पूछा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट पूछा है, और उसके साथ साथ हमें यह बताना है कि सॉइल का इरोजन क्या है। मेरा प्रोस्पेक्ट यहां पे एक ही है कि आपको डायमेंशन जनरेट करना सिखा दूं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप लिख ही पाएंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील टू केटर अपॉन, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम दे आर स्टक अप इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। यस, दे आर नेसेसरी, दे आर ऑल्सो एसेंशियल, बट बॉडी पार्ट में जब तक आप अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट नहीं लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी गिवन द गुड मार्क्स, राइट। सो यहां पे अब मान लो मुझे सोचना हो कि सॉइल इरोजन और उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन का काम क्या है। मैं कहता हूं कि मैंने एक पेड़ लिया और सोचना स्टार्ट किया कि ये पेड़ कैसे यहां की सॉइल को बांध के रखेगा, राइट। पहला मुझे जो समझ में आई चीज वो ये है कि जो इस पेड़ की रूट्स होंगी, ये जो रूट्स होंगी वो इस सॉइल को बांध के रखती हैं। एक कारण तो यहां पे ये हो गया, इसकी रूट्स को बांध के रखेंगे। दूसरा, इससे जो पत्तियां गिरी, जो लीव्स गिरी या जो भी लिटर हुआ, ये इसके ऊपर एक कवर का काम करेगा, वेजिटेशन कवर का काम करेगा, जो कि विंड इरोजन से इसको बचाएगा। दो, तीसरा, अगर मान लो यहां पे कोई पानी आ जाए, रेनफॉल आ जाए और ये पानी बहे, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? वो ये पेड़ कर लेता है। तो ये वाटर से भी, यानी कि सरफेस रन ऑफ से भी हमें ये बचाएगा। ठीक है, सॉइल को स्पेसिफिकली हमें तो क्या है, सरफेस रन ऑफ से भी इस सॉइल को बचाएगा। तीन, चौथा, मुझे ये भी दिखता है कि अगर मान लो यही पेड़ है, मैं दोबारा ध्यान से इत्मीनान से समझाने का एक तरीका है इसको, ये मेरे पास एक पेड़ है और इस पेड़ के सराउंडिंग में आई हैव दी सॉइल का डेवलपमेंट। नाउ आई नीड टू थिंक कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो हाउ इट विल लीड टू दी सॉइल इरोजन। तो मुझे 3-4 पॉइंट्स के बारे में सोचना है। यहां पे 10 नंबर का क्वेश्चन है।
पहला पॉइंट तो मुझे यह समझ में आया कि जो इसकी रूट सिस्टम है, जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम इस सॉइल को बांध के रखती हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं ये लिख सकता हूं कि द रूट सिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट और द ट्रीज बाइंड द सॉइल विद इटसेल्फ which does not allow soil to be eroded at that place. वन सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं यहां पे जो भी ये लीफ लिटर यानी कि इसका पत्ता कोई गिरा, और जब ये पत्ते गिरेंगे यहां पे, तो वो पत्ते इस पूरे के पूरे सॉइल के ऊपर एक कवर का काम करेंगे, यानी कि इसे मैं वेजिटेशन कवर के नाम से जान सकता हूं। और वेजिटेशन कवर से भी हमें क्या होगा, सॉइल इरोजन से सुरक्षा मिलेगी। दो, तीसरा, मान लो यहां पे बादल बने और रेनफॉल हो गया, तो सरफेस रन ऑफ से भी ये इसको क्या करेगा, बचाएगा, सरफेस रन ऑफ से भी बचाएगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या है सर, फोर्थ ऐसा है कि यहां पे क्या होगा, इस रीजन के अंदर मान लो अगर कोई हवा चल रही है तो विंड इरोजन से भी तो ये बचाएगा, विंड इरोजन से भी ये इसे बचाएगा। और क्या सोच सकता हूं मैं, और मैं ये सोच सकता हूं कि जो ये जो पेड़ है वो यहां के माइक्रो क्लाइमेट को क्या करता है, माइक्रो क्लाइमेट को मैनेज करता है, और इसी मैनेजमेंट के कारण हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, है ना। सॉइल की जो न्यूट्रिएंट गेनिंग कैपेबिलिटी है, इन्फिल्ट्रेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा जब ये माइक्रो क्लाइमेट मैनेज होगा। तो ये 5 पॉइंट मेरे को समझ में आए कि जब भी डिफॉरेस्टेशन होगा तो इन 5 चीजों के खराब हो जाने से सॉइल इरोजन होता है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म, सोचने का तरीका है। अब आप पॉइंट्स भी देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि देखो, वेज इन विच डिफॉरेस्टेशन इनएविटेबली लीड्स टू सॉइल इरोजन। सबसे पहले वेजिटेशन कवर गया, जैसे ही वेजिटेशन कवर गया तो उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड थी प्रिवेंट करने के लिए सॉइल की, वो खत्म हो गई। उसके बाद रिडक्शन इन द रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम है वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वॉश अवे हो जाएगी। थर्ड, सरफेस रन ऑफ से भी ये बचाएगी। उसके बाद सॉइल इन्फिल्ट्रेशन, ये पॉइंट हमने लिखा नहीं है बट ठीक है, विदाउट ट्रीज एंड प्लांट्स सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीजेस। फिर चेंजेस इन माइक्रो क्लाइमेट, क्योंकि ये वहां की ह्यूमिडिटी, वहां के टेम्परेचर को, वहां की सॉइल की स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। तो डेफिनेटली ये भी किसका काम है, ट्री का ही काम है। तो एक ट्री को सोचना है, उसके सराउंडिंग में जो हो रहा है, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। नेक्स्ट एस्पेक्ट हियर इज सोशियो इकोनॉमिक विंड इरोजन, ये हमने देख ही लिया है। अब बताते सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट। मान लो किसी एक जगह से डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो उस पेड़ के ऊपर निर्भर कौन कौन है, उस पेड़ के ऊपर निर्भर, वहां से फल मिलता है तो वहां के लोग हैं, ठीक है सर। तो उनका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। माइग्रेशन होगा तो वो कहां आएंगे, अर्बन एरियाज में आएंगे। तो माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन इज वन एस्पेक्ट। सेकंड, जो ये पेड़ है ये वहां के लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज वहां पे होने लगेंगे। वाटर स्कार्सिटी, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, जो कि यहां पे शायद मेंशन भी नहीं होगा। वाटर स्कार्सिटी, सोशल प्रॉब्लम ही तो बतानी है, वाटर स्कार्सिटी, राइट। वाटर स्कार्सिटी, इसको आप ग्राउंड वाटर के रूप में देख सकते हैं, राइट। सेकंड, आप देख सकते हैं इसको आप देख सकते हैं हेल्थ इश्यूज के रूप में, हेल्थ इश्यूज के रूप में। उसके साथ साथ इसको आप देख सकते हैं वहां के लोगों की फूड सिक्योरिटी के लिए भी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, वहां के लोगों का माइग्रेशन हो जाएगा, माइग्रेशन, एंड इट विल लीड टू द मोर अर्बनाइजेशन। ये उसके सोशल इंपैक्ट हैं। ये इसके कौन से इंपैक्ट हैं, सोशल इंपैक्ट हैं। ये तो हो गए सोशल इंपैक्ट। सो यू कैन सी हियर, और ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखा है, दिस इज द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, राइट। ये कौन सा इंपैक्ट है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है या इकोलॉजिकल इंपैक्ट। देखें, इकोनॉमिक इंपैक्ट में देखते हैं तो वहां पे लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि जो सॉइल की रिचनेस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने खुद ही देखा सॉइल इरोजन होगा तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। जो फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लाइवलीहुड का लॉस होगा क्योंकि फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है, और उसके साथ साथ रिस्क ऑफ फूड सिक्योरिटी, जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, राइट। तो दीज ऑल आर दी मेजर एस्पेक्ट्स। तो अब हमें इसको कंक्लूड कैसे करना है, हमें इसको कंक्लूड ऐसे करना है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन
is excavating with rise in population and rapid urbanization. So it is the need of the hour to manage agricultural practices as well as community participation is needed. Community participation is needed to solve this issue because soil can never be cured. It can be prevented only. इस तरीके से, एंड बिलीव मी, मैं आपको सच बताऊं, जो भी मैं बोल रहा हूं अभी, इट इज हेयर इटसेल्फ. आई हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंटायर कंक्लूजन. सो बस दिमाग में अप्रोच होनी चाहिए, उसी अप्रोच से यू कैन टॉक अबाउट दिस, राइट. सो जैसे मैंने बोला कि सॉइल इरोजन एक समस्या है और इसकी समस्या का लिंक सीधा डीफॉरेस्टेशन के साथ है. तो हमें डीफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कम्युनिटी पार्टनरशिप करनी चाहिए. कम्युनिटी पार्टनरशिप, जॉइंट पार्टनरशिप, दिस जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट और कम्युनिटी पार्टनरशिप इज नीड ऑफ द आवर टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन, बिकॉज soil cannot be cured very easily and it takes time to form a soil, right. तो इस तरीके से you can mold your conclusion as well. Next question क्या है यहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, ये जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं उनको आप इस प्रेजेंटेशन से पढ़ सकते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट फायर. अब देखो, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर, ठीक है. अब इसका रिलेशन बताना है. क्लाइमेट चेंज से फॉरेस्ट फायर कैसे हो रहे हैं? पहला पार्ट, क्लाइमेट चेंज से फॉरेस्ट फायर इसलिए होंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण एक एस्पेक्ट आपको दिखता है, ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग हो रही है. जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. सेकेंड, आपको यह दिखाई देगा कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मैं इसको सेपरेट स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आपको सोचने का एक तरीका समझ में आ जाए. जैसे ही मुझे पता लगा क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज का रिलेशन किसके साथ बताना है? फॉरेस्ट फायर के साथ, ठीक है. क्लाइमेट चेंज जब फॉरेस्ट फायर के साथ लिंक करना चाहते हैं तो पहली चीज हमें क्या दिखी? ग्लोबल वार्मिंग. बेसिकली ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज राइजिंग विच विल लीड टू दी फॉरेस्ट फायर, नो डाउट. सेकेंड, जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है या हीट वेव की जो सिचुएशन है, हीट वेव्स की जो सिचुएशन है वो भी फॉरेस्ट फायर इंक्रीज करेंगे. थर्ड, अल नीनो जैसी सिचुएशन से भी ऐसा देखा जाता है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर फायर बढ़ जाती हैं. इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर फायर बढ़ जाती हैं. फोर्थ, द लॉस ऑफ मॉइस्चर. लॉस ऑफ मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर का लॉस होगा इससे भी फॉरेस्ट फायर्स बढ़ जाएंगी. क्लाइमेट चेंज के कारण ये तो हो ही रहा है. उसके साथ साथ यहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन, चलो वो तो लॉस ऑफ मॉइस्चर में आ गया. तो ये पॉइंट्स मैं जनरेट कर पाया जैसे ही मैं क्लाइमेट चेंज को फॉरेस्ट फायर के साथ लिंक करता हूं. तो सबसे पहले राइजिंग टेम्परेचर होना ही था. उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, ठीक है, वेजिटेशन कवर का लॉस होगा. फिर तीसरा पॉइंट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स, बिल्कुल सही है. विंड पैटर्न का चेंज होना, यहां पे मैंने इसको किसके साथ लिंक कर दिया? अल नीनो के साथ. फिर बस खत्म, कहानी खत्म. बस सोचने का तरीका है बच्चा. एक बार पता लग गया ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होना है और कैसे आग लग सकती है क्लाइमेट चेंज के कारण, अपने आप चीज समझ में आ जाएगी. बहुत आसान सा सवाल. अब व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन फ्लोरा एंड फोना? फ्लोरा पे पहला इंपैक्ट तो आप सब लोग जानते हैं, देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फोना पे आपको पता है हैबिटेट लॉस होगा. तो वहां पे भी उनके साथ भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी कि एक्सटिंक्शंस, कुछ स्पीशीज ऐसे होंगी which will be endangered and later on might be extinct. फिर सेकंड, जो वेजिटेशन पैटर्न है वो ऑल्टर हो जाएगा. जो पेस्ट एंड डिजीज अटैक है वो इंक्रीज हो जाएंगे. जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा. ये फ्लोरा पे इंपैक्ट है. उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही ट्रीज सर्वाइव कर पाएंगे जिन ट्रीज के पास क्षमता है कि वो उस टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर से. फौना में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इंपैक्ट हैबिटेट लॉस होगा. देन ओवरऑल फूड चेन तो डिसरप्ट होनी ही होनी है. और उसके बाद लास्टली वो कहां जाएगा? पॉपुलेशन डिक्लाइन, यानी कि स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की ओर जाएगा.
और जो जीन्स है वो आइसोलेट होने लग जाएंगे, जिससे जो रिड्यूस हो जाएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी और मोर वल्नरेबल हो जाएंगे डिजीज और एनवायरमेंटल चेंजेस को लेके। अब फिर क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है, सो वी नीड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज विद लॉन्ग टर्म विजन टू टैकल द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये वर्ड याद रख लेना, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज विद लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कुछ अच्छे कीवर्ड्स दे रहा हूं मैं यहां पे जो आप यूज कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, राइट। क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज with long term vision, with long term vision, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू बैलेंस, टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आप एक्स्ट्रा एज जो है वो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। देन इट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स, ओके, एंड कोरल रीफ्स इन मिटिगेटिंग द इंपैक्ट्स ऑफ सुनामीज एंड साइक्लोन ऑन कोस्टल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए, सबसे पहले तो हमें मैंग्रोव और कोरल रीफ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही मैं लिखूंगा कि मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स आर दोज इकोसिस्टम्स, सबसे पहले मैं इसको इंट्रोडक्शन के अंदर मैंग्रोव के बारे में लिख सकता हूं कि मैंग्रोव्स आर द रीजन ऑफ इकोटोन्स हैविंग डेवलप्ड इन हाई सैलिनिटी वाटर विद एक्सटेंसिव डीप रूट सिस्टम, whereas coral reefs are considered as the tropical rainforest of the oceans and are essential, and comma लगा के लिख दूंगा, and are essential for the mitigation of the disasters like cyclone and tsunamis. अब मैं अपना बॉडी पार्ट पे आता हूं। जैसा आप यहां पे भी देख सकते हैं, मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है, वाइटल कोस्टल इकोसिस्टम्स, मैं तो यहां पे लिखूंगा कि इनको इकोटोन ही बोलते हैं, that act as natural barriers against tsunamis and cyclones. Mangroves with the dense root system, मैंने बोला आपको कि extensive root system है, stabilize coastlines, and while coral reefs absorb wave energy protecting shorelines. This is how you can start your answer. Coral reef को आप tropical rainforest of the oceans लिख सकते हैं, and they are also going to protect the shorelines. Then next aspect क्या है, impact of tsunamis on coastal ecosystem and human population. Discuss the importance of this in mitigation the impact of tsunamis and cyclones. Mitigating the impact. अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये जानना चाहता है इंपैक्ट ऑफ सुनामी। तो ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कोरल रीफ का, मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट डैमेज हो जाएंगे, कोस्टल एरिया में इरोजन बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट, देयर विल बी हाई मोर्टेलिटी रेट, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा, रिहेबिलिटेशन इश्यूज आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होगा, साइक्लोन से भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल सही है, कोस्टल इरोजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, ये दोनों आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि इसमें आपको क्या लगेगा कि जो पॉइंट्स है उनका रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स इन मिटिगेटिंग दिस साइक्लोन इंपैक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर जब मैंने भी देखा अभी, तो मुझे भी लगा, फिर मेरे को अचानक से चमका कि ये क्वेश्चन 15 नंबर का है। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्टली इसी सेगमेंट से आंसर की शुरुआत करता। 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आई हैव टू प्रोवाइड 250 वर्ड्स and moreover I need to understand something is there between the lines. So eventually in this question it is being asked first how the cyclone and tsunami can impact the coastal ecosystem, and then you will provide the scenario कि how they are going to mitigate the impact of it. ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि जब भी कोरल्स या मैंग्रोव्स किसी रीजन में होंगे, दे आर एक्टिंग एज द बैरियर। सो पहले तो वहां की जो हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं साइक्लोन में, उनसे ये एक्सटेंसिव डीप रूटेड सिस्टम हमें बचा के रखता है। 1, दे आर एक्टिंग एज द बैरियर। बैरियर मतलब इनको हम
स्पीड ब्रेकर कहते हैं, विंड ब्रेकर कहते हैं, वेव ब्रेकर के रूप में कोरल रीफ्स काम करेंगी। इससे क्या होगा, पहला, फ्लड जो आएंगे उसको मिटिगेट कर सकता है, नो डाउट। सेकंड, ये जो वहां का जो मरीन इकोसिस्टम है, मरीन लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रूप का काम करेगा। कोरल रीफ्स जो होती हैं, सबसे पहली चीज वहां के अंदर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करती हैं, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के कारण ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होगा, जिसकी वजह से साइक्लोन के आने का खतरा वैसे ही कम हो जाएगा। ये एक एस्पेक्ट है। फिर टूरिज्म से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एज फार एज दीज डिजास्टर्स आर कंसर्न। देन ये फिशरीज को सपोर्ट करता है। ये मुझे नहीं पता क्यों, मतलब इतना दूर तक लिखा गया है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आपको जब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करना है तो यू हैव टू टॉक अबाउट मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, both are crucial for mitigating the impact of tsunamis and cyclone. So protecting such ecosystem with the partnership of local communities will highlight the importance as well as the restoration of such ecotones and will enhance resilience towards such disasters. Done. खत्म। वही 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिनको घुमा घुमा के लिखना है। नाउ समबडी विल से मी, सर आप हर चीज का एक ही तरीके का कंक्लूजन बता रहे हैं। मैंने एक बात समझी इस पूरी तैयारी के दरमियान, एंड दैट इज व्हेन यू सी द सिलेबस के हर सेगमेंट में से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये एक सेगमेंट है, इसमें से ज्यादा कितने, 5 क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा, 2 ही क्वेश्चन पूछेगा ना, ज्यादा से ज्यादा। एक 15 नंबर में पूछ लिया, 10 नंबर में पूछ लिया, ठीक है। बाकी भी तो सेगमेंट्स हैं। हर सेगमेंट का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंक्लूजन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैंने कल जियोमॉर्फोलॉजी का एक कंक्लूजन दिखा दिया, क्लाइमेट चेंज का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंक्लूजन होना चाहिए, डिजास्टर रेजिलियंस के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंक्लूजन होना चाहिए जो आप रेडीमेड आपके पास अवेलेबल है। इफ इट इज देयर then definitely it is something which is very easy for you to replicate the aspect there in the examination hall when you have read it, when you have remembered it, you have mugged up it, right? तो वो टाइम बचाएगा ना तुम्हारा। Anyways, so let's come back to the next question here. Discuss the implications of, देखो वही बात आई जिससे मैंने शुरुआत की थी इस पूरे सेशन की, क्रायोस्फीयर मेल्ट ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स। 2 चीजों पे इसने पूछा है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और इकोसिस्टम पे क्रायोस्फीयर मेल्टिंग का क्या इंपैक्ट होगा। जब भी ये क्रायोस्फीयर वो रीजन है जहां जो कि परमानेंटली अंडर द आइस कवर है, दीज आर दोज रीजन्स। अगर हम आज की बात करें द ग्लोबली, ये इंट्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, 1/10 ऑफ दिस प्लेनेट इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स which provides habitat to various fauna and becomes the ultimate source of fresh water availability to the humanity, right? With the cognizance or with the impact of climate change, the melting of the cryosphere is seen in the recent times with rapid intensity because of the पॉजिटिव अल्बीडो फीडबैक सिस्टम एंटायरली अभी जनरेट किया है। अब देखो पॉजिटिव अल्बीडो फीडबैक सिस्टम, अब इस पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या लिख दिया, पॉजिटिव अल्बीडो फीडबैक सिस्टम एक बात, दूसरा हमने लिख दिया क्रायोस्फीयर से रिलेटेड डेटा कितना है, क्रायोस्फीयर से रिलेटेड फैक्ट बता दिया, तीसरा हमने यह भी बता दिया कि यह क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से इसकी इंटेंसिटी जो मेल्ट होने की है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मेल्टिंग ऑफ द क्रायोस्फीयर। अब यहां पे पूछा है इंप्लीकेशंस। इंप्लीकेशन के अंदर 2 भाग आ जाते हैं, पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे कि अगर क्रायोस्फीयर मेल्ट हो जाएगा तो नए रूट्स डेवलप होने लगेंगे, नए ट्रेड रूट्स डेवलप होंगे। चलो मैं इसको बता देता हूं। अगर क्रायोस्फीयर मेल्ट होगा तो आर्कटिक जैसे है, आर्कटिक के रीजन में मेल्टिंग होती है तो इसकी मेल्टिंग से नए ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट होता है, न्यू ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट होगा,
ठीक है सर, एक बात। दूसरा, नए शिपिंग हब्स बनने लगेंगे, शिपिंग हब बनने लगेंगे। तीसरा इंपैक्ट इसका यह भी है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन हो सकता है। फेयर इनफ। फोर्थ, अगर मैं यहां पे क्रायोस्फीयर की मेल्टिंग के कारण आर्कटिक के अंदर अगर आप देखते हैं कि रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा पूरे वर्ल्ड को, वर्ल्ड को रिसोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एक्सप्लोरेशन से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, राइट। ये हो गए क्रायोस्फीयर के मेल्टिंग के कुछ एस्पेक्ट। अब ये तो है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव में देखें तो वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी एक मेजर इशू। विंड पैटर्न एंड रेनफॉल पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज होगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा। जब विंड पैटर्न रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा तो हिंदुस्तान के अंदर जो मॉनसून रिदम है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिससे कभी फ्लड्स आएंगे, कभी ड्रॉट्स आ जाएंगे, एक्सट्रीमिटी ऑफ द इवेंट्स बढ़ जाएंगे, ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाएंगी, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेदर सिचुएशन, एक्सट्रीमिटीज इन वेदर पैटर्न। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल साइकिल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इकोलॉजिकल साइकिल चेंज हो जाएगा। फिर इसकी मेल्टिंग से जो अटलांटिक मेरिडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, एमॉक, इसके स्लो हो जाने से जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इसके अंदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ, इसके अंदर जो टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको दिखाई देंगे, राइट। ये इसके इंपैक्ट है जो प्राइमा फेसी मुझे नजर आते हैं। सोचने का तरीका है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रायोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस वेयर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म इंक्लूडिंग स्नो, आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, इंक्लूडिंग पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर, आइस शीट्स, फ्रोजन रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। एंड they are significant and playing a crucial role in global climate regulation। उसके साथ साथ इनका इंप्लीकेशन किसके साथ साथ है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इकोसिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंप्लीकेशन पूछा है तो देखते हैं। इंप्लीकेशन ऑफ क्रायोस्फीयर मेल्ट ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, यहां पे आपको पता लगेगा कि ये अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर जो है वो मेजर रिवर्स को फीड करते हैं। देन जो सीजनल वाटर फ्लो है, जैसे कि जो क्रायोस्फीयर है वो वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं सर्दियों के समय में और रिलीज करते हैं कब, समर्स के समय में, तो वहां पे प्रॉब्लम आने लगेगी। देन हाइड्रो पावर पोटेंशियल तो चेंज होगा ही। सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, बेसिकली जब ये नदियां बहती हैं तो बहुत सारे सॉइल को, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती हैं और सॉइल को एनरिच करती हैं। और फाइनली जो फर्टिलाइजेशन है, ग्लेशियर मेल्ट वाटर कैन कैरी आयरन, तो ये जो आपने देखा होगा, ये आप आयरन का जो फर्टिलाइजेशन होता जा रहा है ओशियंस के अंदर, ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को फाइटोप्लैंक्टन्स की, जिससे मरीन फूड वेब का बेस बढ़ेगा और फिश पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। देन साइंटिफिक रिसर्च ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव, इकोसिस्टम डिसरप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ सी लेवल राइज हो गया, वेदर पैटर्न आपको मैंने बता ही दिया है, कार्बन फीडबैक, अल्बीडो फीडबैक लूप सिस्टम। देन पोटेंशियल सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, वाटर स्कैरसिटी, सिमिलर पॉइंट्स हैं, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लॉसेस, एंड देन इंक्रीज नेचुरल डिजास्टर्स, सोशल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे वही स्टेटमेंट हैं जो आपको क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करके लिखने होते हैं। जो भी क्लाइमेट चेंज में लिखना है वो सारा इसी के साथ लिंक्ड है। मैंने तो आपको ज्योग्राफिकली भी बता दिया कि एमॉक का भी सिस्टम आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। एक वर्ड मैंने यहां पे दिया है, एक कीवर्ड मैंने यहां पे दिया है, जब भी आप याद करें कि मॉनसूनल पैटर्न चेंज हो जाता है, पीपल आर राइटिंग मॉनसूनल पैटर्न विल चेंज, मॉनसूनल पैटर्न विल चेंज ना, ये मॉनसूनल पैटर्न नहीं है, इसको मैं लिखूंगा मॉनसून रिदम, राइट, मॉनसूनल रिदम या मॉनसून रिदम। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स एंड डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट।
सो जब भी अर्थक्वेक आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इंपैक्ट होना ही है, और उसके साथ साथ इसका इंपैक्ट होगा किस पे? ह्यूमन सेटलमेंट पे। इंपैक्ट होगा किस पे? ह्यूमन सेटलमेंट पे। चलिए, पहले तो ये फिनोमिना बताना है, लिक्विफेक्शन क्या होता है, बिल्कुल सीधा। उसके बाद आपको बताना है, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही इसकी डेफिनेशन लिख के आप इसको आगे बढ़ जाएं और इसको लिंक कर दें कि यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन एज वेल एज द इट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक which poses a significant hazard by transforming solid soil into a liquid like state। जो हमारी solid soil है उसको liquid like state में बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाता है, जो ground है वो suddenly weak हो जाता है। When ground will suddenly become weak, जो भी उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, वो सारे के सारे लैंडस्केप को परेशान करेगा और सिंक करवा देगा, पूरा वो नीचे धंस जाएगा बेसिकली। अगर आप जिस सॉइल पे यहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर ये सॉइल ही लिक्विफाई हो गई तो ये पूरा का पूरा नीचे की ओर धंसने लगेगा, सिंक करने लगेगा। और ऐसा आपको अभी इसको आप लिंक करके थोड़े समय पहले जब जोशीमठ की घटनाएं हुई तो उनको भी आप वहां पे भी देख सकते हैं। और ये क्रिटिकल है फॉर इंप्रूविंग द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस इन द सिस्मिक जोन्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है? फिनोमिनन ऑफ लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। सबसे पहला होता है पुअर वाटर प्रेशर इंक्रीज। पुअर वाटर प्रेशर इंक्रीज, जब पानी का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वाटर का लेवल रेज हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जो सॉइल के पोर्स हैं, जो सॉइल के पोर्स हैं, देखो यहां पे अर्थक्वेक सिस्मिक शेकिंग रेजेस वाटर प्रेशर विद इन सॉइल पोर्स। जो सॉइल के पोर्स हैं उनके अंदर वाटर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो उनकी आपस में जो फ्रिक्शन है वो कम हो गई। जब उनकी फ्रिक्शन कम हो गई, जो सॉइल पार्टिकल की कोहेशन कम हो गई, तो इवेंचुअली वो क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को और ससेप्टिबल बना देगा और वल्नरेबल बना देगा फॉर द सिस्मिक एक्टिविटी, राइट, फॉर द लिक्विफेक्शन। डन। देन नेक्स्ट क्या है? फ्लो फेलियर। लिक्विफाइड सॉइल लूजेज इट्स बियरिंग कैपेसिटी। अगर किसी भी सॉइल के अंदर पानी है तो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, या तो वो टिल्ट होने लगेगा, या वो सिंक होने लगेगा, या उस स्ट्रक्चर का कोलैप्स होने लगेगा। ठीक है। 2011 में क्राइस्टचर्च के अंदर अर्थक्वेक इन न्यूजीलैंड जब आया, तब इट कॉज्ड न्यूमरस बिल्डिंग्स टू टिल्ट एंड सिंक ड्यू टू फ्लो फेलियर इंड्यूस्ड बाय लिक्विफेक्शन। पानी के अंदर, जो सोइल के अंदर अगर वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लिक्विफिक्शन होता जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी फ्रिक्शन इंपैक्ट कम हो रहा है। फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी वजह से क्या है, टिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, सिंक होना शुरू हो जाएंगे, जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी। अगर वो लूज हो जाएगी, अनकंसोलिडेटेड हो जाएगी, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट द सिचुएशन, प्रोन हो जाएगी फॉर द सिस्मिक स्ट्रेस, राइट। नेक्स्ट क्या है? सैचुरेशन। ग्राउंड वाटर अगर वहां पे ज्यादा है तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर देगा फॉर द लिक्विफेक्शन, क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल्स जो होती हैं दे आर मोर लाइकली टू लूज स्ट्रेंथ एंड दे विल बिहेव लाइक अ लिक्विड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, राइट। वो लिक्विड की तरह बिहेव करेंगी जैसे पानी बहता है, ठीक है, एनर्जी के कारण। देन इंटेंस प्रोलॉन्ग्ड अर्थक्वेक शेकिंग। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग सिस्मिक शेकिंग आ रही है तो वो भी इस प्रोसेस को क्या करता है, एक्सकवेट करता है। इंपैक्ट। अब इस कहां हमसे ये इंपैक्ट छुपे हुए हैं, राइट, क्योंकि आप खुद समझो कि जब अर्थक्वेक लाइक सिनेरियोज आएंगे तो बिल्डिंग का कोलैप्स तो होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज तो होगा ही होगा, यूटिलिटीज का डिसरप्शन होना, जो भी पोर्ट है, हार्बर है, वो डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे। पोर्ट्स एंड हार्बर के डिस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको दिखेगा कि वहां के ह्यूमन सेटलमेंट पे अगर आप देखेंगे तो खुद सोचें, अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले वहां से जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। जब वो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं तो यू विल सी द डेवलपमेंट, यू विल सी द इकोनॉमिक लॉसेस एज वेल, इन्वायरमेंटल डैमेज एज वेल,
इन्वायरमेंटल का डैमेज होना, वहां से लोगों का डिस्प्लेस हो जाना, वहां का इकोनॉमिक लॉस हो जाना, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन उसके बाद करना जरूरी होगा। साइकोलॉजिकली पर्सन्स हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, उनको वो भी तो एक बर्डन क्रिएट करेगा ना ह्यूमंस के ऊपर। देन वहां पे जैसे कोई फ्लड आ गई तो उससे क्या है, वहां पे जो मॉस्किटोज हैं वो डेवलप होने लग गए। ऐसे ही जब भी कोई एक डिजास्टर आता है तो वो पब्लिक हेल्थ रिस्क को भी क्या करता है, एक इंपैक्ट करता है। रेस्ट इज द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर, एंड देन यू कैन सी हियर इज द मेजर्स। मेजर्स क्या है, सोइल को स्टेबलाइज करने की टेक्निक लगाओ, ढूंढो मेथड्स, डीप सॉइल की मिक्सिंग करो। जैसे कि आप अगर गुड़गांव के रीजन में भी जाएंगे, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहला काम वहां की सॉइल के अंदर से जो मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है। अगर सॉइल का मॉइस्चर रिमूवल नहीं होगा, सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहेगा, तो ये जो लिक्विफेक्शन जैसे बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं, इनके होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और छोटा सा अर्थक्वेक शेक कर देगा, टिल्ट कर देगा, सिंक कर देगा। अब इनके लिए हमारे पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हम करते जा रहे हैं, ताकि हम ये भी जानें कि हम सिर्फ उस रीजन को जब देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं, तो सॉइल की कंडीशनिंग को भी देखा जाए। थर्ड, लैंड यूज प्लानिंग, पब्लिक अवेयरनेस, ये तो है ही, और जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजाइन किया जाए। And moreover, such phenomena are very complex to understand. So international collaboration and knowledge sharing and spillover is important equally, so that we can adopt best practices and technologies to mitigate the impact of such disasters. Right? तो last इसमें है, during earthquakes severely impact the infrastructure and human settlement. So आप खुद देखना इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर कि आपको ऑलमोस्ट जो कंक्लूजन मिलेंगे, कंक्लूजन ऑलमोस्ट क्या होंगे, ऑलमोस्ट कंक्लूजन सेम ही होंगे। राइट? सो चलते हैं अगले एस्पेक्ट के ऊपर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। लिक्विफेक्शन ये इफेक्ट करता है, तो इफेक्टिव मिटिगेशन थ्रू स्टेबलाइजेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम इज नीड ऑफ द आवर टू प्रिवेंट दिस humanity as well as the humanity as well as the human settlement. Right? So this was all about the last segment of geography. अब अगर आप और अच्छे क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो you'll find me on Telegram with दीपेंद्र कुमार PW UPSC। वहां पे उस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इवेंचुअली वहां पे मैंने बहुत सारे मेंस के आंसर खुद से लिख के भी डाले हैं। You'll get more insight to it, and I hope these 3 sessions have created a big impact on your answer writing, where I personally believe majority of the students are stuck up in introduction and conclusion, and they have forgot about the generating dimensions. And generating dimensions का मतलब यह है कि हमें उस particular time frame के अंदर डायमेंशंस को जनरेट करना है, एक पैटर्न अप्रोच को डेवलप करना है। PYQ एनालिसिस एंड दिस 25 डेज प्लान जो PW UPSC का है, इससे आपको आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मदद होने वाली है। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, गुड लक।